नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने डीपीएसपी के पार्ट 2 को पढ़ा था, जिसमें हमने उसका वर्गीकरण किया था। डीपीएसपी में जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, उनका वर्गीकरण क्या है। हमने उसमें बात की थी कि उसके 3 वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण था सामाजिक सिद्धांत, यानी कि समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण था गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा था उदार बौद्धिक सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गांधीवादी सिद्धांत पर पूरी चर्चा की थी, जितने अनुच्छेद से संबंधित थे सबकी बात कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधीवादी सिद्धांत की। नहीं, इससे पहले वाले में हमने समाजवादी सिद्धांत की बात की थी। इसमें हम गांधीवादी सिद्धांत की बात करेंगे और उदार बौद्धिक की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित हैं और कौन कौन से वर्गीकरण हैं जो उदार बौद्धिक की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका कोई वर्गीकरण संविधान में एज इट इज नहीं है। इसका वर्गीकरण पठन पाठन के दृष्टिकोण से किया जाता है, ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से बना पाए, ठीक है। समाजवाद के लक्षण जिन अनुच्छेदों में हैं उनको समाजवादी कहा गया है। जिनमें गांधीवाद के दर्शन दिखाई पड़ते हैं उन्हें गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है। और जिनमें एक लिबरल व्यक्ति जो एक साइंटिफिक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का है, जो नई दुनिया का व्यक्ति है, नए सोच का व्यक्ति है, जो उस प्रकार की चीज़ें हैं, वो उदार बौद्धिक में है, ठीक है। तो देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत में। तो इसमें अनुच्छेद 40 सबसे महत्वपूर्ण है। गांधी जी कहते थे कि गाँव में भारत बसता है, यानी कि भारत आज भी गाँव में बसता है। ये बात वो जब जिंदा थे तब कहते थे, और आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं। आपने देखा कोरोना के दौर में लोग शहरों से गांव की ओर जा रहे थे। शहर में क्या है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अति शहरीकरण की समस्या है, क्योंकि रोजगार के साधन हमने जो बनाए वो शहरों के इर्द गिर्द ही बनाए। इसी वजह से लोग गांव से निकल करके मौसमी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं, या कई बार वो कई वर्षों के लिए चले जाते हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन उनका अस्थायी निवास वो नहीं होता है। तो हमने अगर अपने इस देश की खूबसूरती को बनाए रखना है तो हमें जो रोजगार के अवसर हैं उन्हें हमें गांव की ओर शिफ्ट करना होगा। नहीं तो ये जो हम महामारी देखने से पहले वाले लॉकडाउन में हमने देखा था कि कितने व्यापक स्तर पर लोग पैदल अपने घर गए, 700-800 किलोमीटर, किसी ने 1500 किलोमीटर की यात्राएं की। बहुत लोगों की उसमें दुखद तरीके से जान चली गई। कोई भूख से मर गया, कोई थक हार के मर गया, पैंडेमिक से जो बच गए वो इससे मर गए। तो हमें गांधी जी की उस अवधारणा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते थे, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन तो हुआ, ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से, जो उनका विजन था वो कहाँ तक सफल हुआ है, वो तो अभी सवालों के साए में है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 43 में है। व्यक्तिगत और सहकारी दोनों प्रकार की। कुटीर उद्योग क्या होता है? मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब कुटीर उद्योग हैं। गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्तर पर इनका जो है पालन होना चाहिए, और इसमें सरकारों को प्रोत्साहन करना चाहिए। सरकार का काम क्या है? प्रोत्साहन करना चाहिए, उन्हें कर्ज दें, उनके लिए ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने का प्रयास करें, उन्हें इसके फायदे बताएं, ताकि वो लोग अपने स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकें। और ये कैसा हो? ये व्यक्तिगत भी हो और सहकारी भी हो। व्यक्तिगत मतलब कोई एक व्यक्ति अगर अपना कुटीर उद्योग लगा रहा है तो उसके लिए भी प्रोत्साहन हो, और अगर कोई एक नहीं है, कई लोगों का समूह है, तो सहकारी का भी इस प्रकार से प्रोत्साहन होना चाहिए। तीसरा जो हम देखते हैं अनुच्छेद 43B में, 43 ये तो आपने देखा था इससे पहले वाले समाजवादी सिद्धांत में, कि उद्योगों में कर्मकारों के लिए जो है व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 43B में क्या है? सहकारी समितियों का गठन, स्वायत्त संचालन, ठीक है। तो सहकारी समितियां क्या होती हैं? ये आपस में कई लोगों का समूह होता है जो मिल करके कोई क्रियाकलाप करते हैं और अपना एक रोजगार प्राप्त करते हैं, जीवन यापन करते हैं, कई लोगों को और भी रोजगार देते हैं। तो उनका गठन करना और उनके स्वायत्त संचालन का करवाना, लोकतांत्रिक तरीके से उनका स्वायत्त संचालन करवाना, ठीक है। इसके अलावा नशीली दवा, मदिरा आदि पर प्रतिबंध लगाना। आर्टिकल 47 जो कि लोक स्वास्थ्य की बात करता है, इसको हमने समाजवादी सिद्धांत में भी देखा था। तो ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं गांधी जी कि जो मानव के स्वास्थ्य के प्रतिकूल चीज़ें हैं,
वो चाहे कोई ड्रग्स हो या कोई मदिरा हो जो किसी की जान ले सकती है। जैसा कि आप देखते रहते हैं कि भारत में नशे जो है जहरीली शराब पीने की वजह से हर साल करीब 1000 लोगों की मौत हो जाती है। बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो वो कहते हैं कि सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि वो पूर्णतया बंद हो। देखो, डीपीएसपी एक निदेशक है, एक इशारा करता है, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। ये बाइंडिंग नहीं कर रहा है, ये कोई दबाव नहीं बना रहा है कि नहीं आपको करना ही है। जैसे मौलिक अधिकार के केस में क्या है कि सरकार मुकर नहीं सकती है, सरकार आपके मौलिक अधिकार का हनन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती, बशर्ते जब जो है देश में वो इमरजेंसी ऐसे हालात ना हो, तो उसमें भी कुछ एक को छोड़ करके बाकी सारे मौलिक अधिकार एज इट इज आपके रहते हैं। ठीक है, तो नशीली दवाओं एवं मदिरा पर प्रतिबंध। इसके अलावा गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं के बलि पर रोक, यानी कि बलि प्रथा पर रोक करने की बात यहाँ पर गांधी जी ने की। ठीक है, ये अनुच्छेद 48 के तहत गांधी जी ने नहीं की, हमारे संविधान में किया है। ये लक्षण गांधी जी का है। ठीक है, गांधी जी भी दूध पीते थे लोग कहते हैं, तो वो जानते थे कि पशुओं की कीमत क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही लेते एक बड़ा फैसला ये किया था कि गैर कानूनी तरीके से या बिना लाइसेंसधारी जो लोग बूचड़ खाना चला रहे हैं या जानवरों को काटने का काम कर रहे हैं, उसको बंद कर दिया था। उसका परिणाम ये देखने को मिला कि सड़कों पर छुट्टा पशुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। उन्होंने किसानों के खड़े फसलों को खा लिए, बर्बाद कर दिए, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, यानी कि एक व्यापक समस्या पैदा हुई। ऐसे में इस दर्शन को और वहाँ पर जो स्थिति है, जो यूपी में स्थिति है, उसको लेकर के एक कंट्राडिक्शन होता है। देखिए, छुट्टा पशुओं की संख्या बढ़ाना ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी की वजह से होता। ये है कि हम जानवरों से उसका दूध निकाल लिए और जो हमारे उपयोग की चीज़ें नहीं थी उन्हें हमने छोड़ दिया कि जाए पब्लिक प्लेस पर और कुछ भी करे, किसी का भी खेत बर्बाद कर दे, किसी की खड़ी फसल को बर्बाद कर दे, किसी को हार्म पहुंचा दे, किसी को मार दे या जाकर के सड़क में दुर्घटना का कारण बन जाए। आप कभी यूरोप कंट्रीज में अगर आपको मौका मिले घूमने का तो जाइए, वहाँ पर देखिए कि जो लोग जानवर रखते हैं उनका प्रोटेक्शन का पूरा जिम्मेदारी उनका होता है। अगर किसी का कोई कुत्ता किसी ने पाल करके रखा है, बिल्ली पाल करके रखा है या कोई अन्य जानवर पाल करके रखा है जो पालने के लिए सरकार के द्वारा परमिशन है, अगर वो किसी दूसरे के जो है घर में आसपास पाए जाते हैं, सड़क पर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था ये है कि उस व्यक्ति के ऊपर केस किया जाता है जिस व्यक्ति ने उसको पाला है। तो इंडिया में भी ऐसे कानून होने चाहिए ताकि जो लोग, जिन लोगों ने उन मूक जानवरों की कोई गलती नहीं है, उन्हें क्या पता, उन्हें तो आप जब भूख लगी तो कुछ खाएंगे ही, तो आपने उनसे फ़ायदा लेने के बाद में अगर उनको सड़कों पर छोड़ दिया है तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि बीच का रास्ता निकल सके और जो कॉन्फ्लिक्ट है आदमी और पशुओं के बीच में वो समाप्त हो। ठीक है, तो ये है गांधीवादी सिद्धांत जो कि डीपीएसपी में आपको दृष्टिगोचर होते हैं, आप उसको देख पाते हैं। इसके अलावा जो उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है? ये ऐसे सिद्धांत हैं जो तथाकथित मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। ये नहीं तथाकथित हैं जो अपने आप को कहते हैं और उनमें उदारता बिल्कुल नहीं होती है। कई बार आधुनिक होना कुछ एक पहचान के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे आपके बाल अगर किनारे से एकदम पतले नहीं हैं और ऊपर बड़े नहीं हैं तो आपको आधुनिक नहीं माना जाएगा। अगर आपके भाषा में त्रुटि नहीं है तो आपको आधुनिक नहीं माना जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि यदि आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं और उसमें बीच बीच में इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको इंग्लिश नहीं बना रहे हैं, तो आपको पिछड़ा हुआ माना जाता है। इंग्लिश बोलते हैं दैट इज गुड, या तो अच्छी बात है क्यों बोलते हैं। हर भाषा अच्छी है, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो एक बेवजह का फैशन बनाने का प्रयास किया जाता है वो ना तो भाषा के दृष्टिकोण से सही है और ना किसी इंसान के लिए सही है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऐसे आधुनिकता की नहीं हो रही जो कपड़े से, बाल से या हिप हॉप गाने से आंकी जाती है। ये जो आधुनिकता की बात है, जो मॉडर्नाइजेशन की बात है, ये विचारों का है और उन विचारों को समाज में, सोसाइटी में लागू करने का है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है देश के समस्त क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों पर समान सिविल संहिता आर्टिकल 44।
ठीक है, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले 2-3 साल से, जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर, जिसे तलाक़ बिद्दत कहा जाता है, एक कानून बनाया कि ये करना गलत है और ये इस्लाम का पार्ट नहीं है, तब से ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए। और जो बीजेपी और उससे पहले जनसंघ जो था, उसका एक कोर एजेंडा भी है कि सबके लिए समान सिविल कानून होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये अनुमान लगाया जाने लगा कि हो सकता है कि मोदी सरकार अगले कदम के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बात करे या कोई कानून लेकर के कोई नियम बनाए। इस पर बात शुरू हो गई। तो यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात यह है कि समान सिविल संहिता है क्या और सिविल की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, कानून 2 प्रकार के होते हैं, एक सिविल कानून और दूसरे फौजदारी कानून या क्रिमिनल कानून जिसे कह दिया जाता है। तो क्रिमिनल कानून के लिए सबके ऊपर बराबर बराबर एक जैसा केस लगता है। कहने का मतलब ये है, उदाहरण से समझिए, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो या किसी भी प्रकार का हो, उसके ऊपर वही प्रोसीजर लगता है। बस जुवेनाइल के लिए अलग है, जो 18 से कम एज के हैं उनके लिए अलग है। यानी कि जात, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, उम्र के आधार पर थोड़ा बहुत भेदभाव होता है। ठीक है, तो जो क्रिमिनल केस हैं, जैसे किसी का कोई मर्डर कर दिया, किसी का जो है किसी को मार लिया, किसी को अगवा कर लिया, यानी कि ये जो क्रिमिनल केस है इसमें सबके लिए समान कानून है। लेकिन जो सिविल लॉज है, सिविल लॉज में भूमि हस्तांतरण, यानी कि पिता से पुत्र को भूमि देना, इसके अलावा विवाह के नियम क्या होंगे, विवाह विच्छेद के नियम क्या होंगे, ठीक है, ये सब किस में आता है, ये सब सिविल कानून में आता है। इसके लिए अलग अलग पंथों के हिसाब से अलग अलग कानून है। भारत सरकार ने, और भारत सरकार के ऊपर जो काम करने वाली संस्था है, या जो एक किताब है, या जो एक नजीर है, संविधान जिसे कहते हैं, और उसका व्याख्या करता सुप्रीम कोर्ट, वो हमेशा इस बात का नजर रखता है कि संविधान का पालन हो। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार आप देखते हैं, जिसमें आर्टिकल 25 में बात की गई है अंतःकरण, जो उसका सामान्य भाषा में समझिए कि जिस धर्म को पालन करता है, उस धर्म की, उस संस्कृति, उस मजहब के मुताबिक वो अपने प्रैक्टिस को कर सकता है। ये हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जो कि बहुत मजबूत होता है। तो इस्लाम में 3 विवाह का अनुमति है, विवाह विच्छेद बड़ा आसान है। हिंदुइज्म में क्या है कि आप केवल एक विवाह कर सकते हैं, दूसरा करना चाहें तो आपको पहले को छोड़ना पड़ता है बाइल्ला कोर्ट के सामने जाकर के। भारत के कुछ क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं, उनमें माता सत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण जो संपत्ति का हस्तांतरण है वो माता से पुत्री को होता है। बाकी पैन इंडिया में स्थिति कुछ और है कि जो पुरुष है उससे जो पिता है उससे पुत्र की ओर हस्तांतरण होता है। ठीक है, तो वहां की स्थिति कुछ अलग। ऐसे में पैन इंडिया को ये कानून नहीं है, तो ये जो समाज सिविल संहिता होगी ये सबके लिए बराबर होगी। ठीक है, तो यही है पूरा। बाकी जब मोदी सरकार उस पर कोई एक्शन लेगी तो हम अलग से उस पर बात करेंगे। सभी बालकों को 14 वर्ष पूरे करने तक निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 45 में इसकी चर्चा की गई है। तो जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षा ही वह बुनियाद है जो किसी देश के भविष्य को बनाती है। ठीक है, तो ये एक तार्किक बात है, ये आधुनिक बात है, बौद्धिक बात है कि हर व्यक्ति को शिक्षा पाना चाहिए। शिक्षा आपको ज्ञानवान, ऊर्जावान, समृद्धवान या जो है जानकार बनाती है। अपनी चीज़ों को, अपने अधिकार को जानने के लिए तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, तीसरा है कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिकता को बढ़ाना, आर्टिकल 48। ठीक है, तो यह भी क्या है, ये तार्किक चीज है कि आप किसानी में जो है कुछ नया तकनीक लेकर के आइए। जैसे हरित क्रांति से पहले उत्पादन इतना कम होता था कि देश की आधे से अधिक आबादी हमेशा भूख के साए में रहती थी। हर साल बहुत सारे लोगों की जान इसलिए चली जाती थी क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ होता नहीं था, उत्पादन बहुत कम होता था। लेकिन जब हरित क्रांति आई और आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद डाले गए, जोत के नए नए तरीके बनाए गए, तो उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पर हुआ और आज भारत लगभग अपने सारे जनता को खाना खिलाने में सक्षम है। तो उसकी बात यहाँ पर की गई थी। आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, 48 ये। तो यह भी एक क्या है, एक नई सोच है।
पुराने समय में पर्यावरण की किसको चिंता थी? फैक्ट्री वगैरह होते नहीं थे, यानी कि धुआं धुक्कड़ निकलता नहीं था, कार व्हीकल ज़्यादा होते नहीं थे, तो हर तरफ पेड़ हरियाली होती थी, तो पर्यावरण बढ़िया था। लेकिन जब फैक्ट्री, कारखाने, कारें, गाड़ियाँ, मोटर, मतलब दुनिया भर धुआं धुक्कड़ निकलने लगा और हमने जमीनों को खोद करके कोयला निकाला, मतलब पूरा दोहन कर डाला प्रकृति का, तो यह विचार करना लाजमी था कि कहीं ये प्रकृति ऐसा ना हो जाए कि हमको बर्बाद कर दे। माल्थस का सिद्धांत भी है कि प्रकृति अपने आप को खुद मेंटेन कर लेती है, तो उस पर भी विचार करना एक अच्छे स्टेट का और एक बुद्धिमान आधुनिक सोच के मानव की जिम्मेदारी है, इसलिए इसको भी इसमें रखा गया है। पांचवा है राष्ट्रीय महत्व की स्थानों का संरक्षण, 49, आर्टिकल 49 में। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, जो आपके आज़ादी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे आपका लाल किला है जो आपके अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों ने बनवाया था, वो हमारी एक पहचान है। हम हर साल आज़ादी 15 अगस्त वहीं सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो स्थल हमारे इस देश के, हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर के प्रतीक हैं, उनको बचाना, तो यह भी एक तार्किक बात है, क्योंकि वो हमें आत्मविश्वास देते हैं कि हमने, हमारा इतिहास से हमने इससे जुड़ा हुआ रहना है। ठीक है। छठा, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में पृथक्करण, आर्टिकल 50। यह एक जो है कानूनी संवैधानिक बात है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण होना चाहिए। यह इसलिए है ताकि एक डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास किस पर होता है? कोर्ट पर होता है। उसको जब ये लगता है कि थक हार गए हैं, ना सरकार सुन रही है, ना सिस्टम सुन रहा है, तो कोर्ट के पास जाता है। तो वो अवधारणा मजबूत होनी चाहिए, लोगों को विश्वास होना चाहिए, इसीलिए न्यायपालिका दबाव में ना हो, अतः उसे कार्यपालिका से अलग रखा गया है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना। ठीक है, एक जिम्मेदार, तार्किक, समृद्धवान देश का ये जिम्मेदारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी प्रयास करे। एक हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, वो हमेशा ये प्रयास करता है कि अशांति रहे पूरी दुनिया में। ठीक है, वो बम बनाने का प्रयास करता है, वो खाना नहीं खाएगा, आप लोग भूखे मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं। चाइना आकर के उसके बलूचिस्तान को खोद डाले, उनका खुद का मछली मार के लेके जाए, अपने लोगों को खिला दे, पाकिस्तान को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बस दुनिया में अशांति फैलाना है। तो वो उनको मुबारक हो। हम एक जो है सॉफ्ट कंट्री हैं, सॉफ्ट पावर है हमारा, तो हमने हमेशा से संविधान में भी इसको मेंशन करके रखा है कि हमारी स्टेट का ये प्रयास होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हो, यानी कि उसमें वृद्धि हो, हम शांति स्थापित कर पाएं। तो ये हैं आपके DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि वो सिद्धांत जो कि संविधान इंगित करता है स्टेट को कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये प्रकृति में बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन सरकारों के ऊपर एक दबाव होता है, एक नैतिक दबाव होता है कि जब वो नीतियाँ बनाएं तो इनका ध्यान रखें। एक क्लास अभी DPSP पर और होगी, जिसमें हम तुलना करेंगे मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्वों पर। ठीक है, बाकी इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी लिख करके जरूर बताइएगा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।